इस वीडियो में हम देखेंगे पाल वंश और त्रिपक्षीय संघर्ष। मतलब पाल वंश का 3 पक्षों के साथ में संघर्ष हुआ है, तो वो किस वजह से संघर्ष हुआ है, क्या रीजन रहे हैं संघर्ष होने के, वो हम यहाँ पर देखेंगे। पाल वंश और त्रिपक्षीय संघर्ष मतलब 3 पक्षों का जो संघर्ष हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें कौन कौन सी चर्चा के हमारे विषय हैं पाल वंश के लिए, कि पाल वंश का काल क्या रहा है, वो हमारा चर्चा का विषय है। दूसरा, उस समय पाल वंश है, उन्होंने कहाँ कहाँ पर शासन किया है, तो क्षेत्र हमारा चर्चा का विषय रहेगा। उनका साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था, वो हमारा चर्चा का विषय रहेगा। ठीक है। और उस समय संस्कृति कैसी थी पाल वंश के समय, और उसके बाद में पाल वंश का महत्वपूर्ण जो राजा हैं वो कौन थे, और किस तरीके से पाल वंश का पतन हुआ, ये हमारी चर्चा के विषय हैं। तो काल की बात करें तो 8वीं से 11वीं ईस्वी तक का काल रहा है, तो काल हम देख लेंगे। फिर क्षेत्र की बात करें, कौन से क्षेत्र पर पाल वंश का शासन रहा है, तो मुख्यतः बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार यहाँ पर शासन किया है। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सकल उत्तरापद स्वामी उस समय के लिए उत्तर भारत के ब्रज प्रदेश पर शासन किया है। उत्तर भारत में उस समय के लिए बड़ा एरिया है उत्तर भारत का, तो वहाँ पर इन्होंने शासन किया कुछ समय के लिए। और साम्राज्य विस्तार के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ही ये 3 पक्षों के संघर्ष में शामिल हुए थे। इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, पाल वंश और त्रिपक्षीय संघर्ष। उसके बाद में अगर हम संस्कृति की बात करें, इस समय की संस्कृति के बारे में, संस्कृति, भाषा, साहित्य, आपका धर्म, कला, स्थापत्य, शिक्षा, तो संस्कृति के मामले में धार्मिक रूप से ये उदार थे, जो भी इसके साम्राज्य में शासनकाल में जो राजा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की है, और एक धार्मिक ग्रंथ भी इनके समय लिखा गया है जिसका नाम है रामपाल चरित। ये ग्रंथ भी इनके समय लिखा गया है। अगर महत्वपूर्ण राजाओं की बात करें तो पाल वंश के महत्वपूर्ण राजा कौन कौन से थे, एक तो गोपाल थे, एक थे धर्मपाल, गोपाल, धर्मपाल, फिर देवपाल और महिपाल और रामपाल। तो गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, रामपाल, ये इनके समय के राजा रहे हैं। अब पाल वंश के बारे में देखें, सबसे पहले तो हमें स्टार्टिंग करते हैं कि सामान्य तरीके से हम इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि सामान्य जानकारी पाल वंश के बारे में हमारे पास में क्या है। तो देखिए, 8वीं सदी में के मध्य में बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता थी। वहाँ पर राजनीति जो है, बंगाल और बिहार के क्षेत्र हैं, वहाँ पर राजनीति स्थिर नहीं थी, उथल पुथल यहाँ पर चल रही थी। और इसी पृष्ठभूमि में वहाँ के प्रमुख लोगों ने गोपाल नामक व्यक्ति को यहाँ पर राजा बनाया, क्योंकि राजनीति अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति था गोपाल, तो गोपाल को यहाँ पर राजा बना देते हैं बंगाल और बिहार के लोग मिलकर के, ठीक है, ताकि अराजकता से उनको मुक्ति मिल सके। गोपाल जो है वो कुशलतापूर्वक शासन चलाने लगा और जान माल की सुरक्षा करने लगा, अच्छे से वो शासन चलाने लगा, अच्छे से वो सेना वगैरह रख के जान माल की सुरक्षा करने लगा, ठीक है। तो बंगाल विकास की ओर मुड़ा, और कुछ ही स्रोतों से पता चलता है कि गोपाल ने ओदंतपुरी, जो कि बिहार शरीफ है ओदंतपुरी, ये कुछ स्रोतों से पता चलता है कि गोपाल ने, ये जगह है ओदंतपुरी और महाविहार, इसकी स्थापना गोपाल ने की है। एक जगह का नाम है ओदंतपुरी और दूसरी जगह का नाम है महाविहार, इसकी स्थापना है गोपाल यहाँ पर करते हैं, ठीक है। गोपाल के बाद में इनका राजा है वो बनता है, गोपाल के बाद में धर्मपाल, तो धर्मपाल यहाँ पर राजा बनता है। और इस वंश का सबसे कामयाब राजा यहाँ पर धर्मपाल को माना जाता है। उसने ही पाल साम्राज्य का विस्तार इस हद तक कर दिया कि गुजरात के एक कवि थे सौडल, गुजरात के कवि थे, कवि का नाम है सौडल,
कहाँ के कवि थे? गुजरात के। तो उन्होंने उसे सकल उत्तरापद स्वामी कह कर के संबोधित किया। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि सकल उत्तरापद स्वामी कह कर के किसके बारे में बात की गई है? पाल वंश के शासक धर्मपाल के बारे में बात की है। गुजरात के कवि थे सोडल, उन्होंने बात की है क्योंकि वो सबसे कामयाब राजा पाल वंश के थे। यानी कि उत्तर भारत के ब्रज प्रदेश पर धर्मपाल जो है उसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित किया था। इसी वजह से उनको यहाँ पर बोला गया सकल उत्तरपद स्वामी, सकल उत्तरपद स्वामी, क्योंकि उत्तर भारत पर उन्होंने शासन किया है, बड़े साम्राज्य पर शासन किया है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट शासन किया, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब उनकी जगह पर कोई उन्होंने उसका अपना नुमाइंदा बैठा रखा होगा वहाँ पर, वो जो उनके नाम पर शासन वहाँ पर चला रहा था। ठीक है। प्रत्यक्ष शासन का तात्पर्य हम ये समझ सकते हैं कि उन क्षेत्रों में धर्मपाल ने अपने द्वारा नियुक्त गवर्नर, जैसे कि भुक्ति हो सकता है, भुक्ति प्रांत का होता था, और उपरिक होता था प्रांतपति। उपरिक यहाँ पर उस समय प्रांतपति को बोलते थे। इनके माध्यम से शासन चलाया। और अप्रत्यक्ष शासन का तात्पर्य यह है कि उसने कई सारे राजाओं का अपना अधीनस्थ बना लिया था और उसने यह कर लिया और सैन्य सहयोग उनसे दिया, मतलब जो राजा थे उनसे कर लिया और उन राजाओं को सैन्य सहयोग दिया। तो वहाँ पर हम मानते हैं कि धर्मपाल का अप्रत्यक्ष शासन था। अधीनस्थ राजा अपने क्षेत्र में जनता पर शासन करते रहे, लेकिन वो धर्मपाल को अपना संप्रभु मानते थे, क्योंकि वो धर्मपाल से या तो हार चुके थे या डर के मारे उनके प्रभाव को स्वीकार कर चुके थे। धर्मपाल के काल में ही त्रिपक्षीय संघर्ष की यहाँ पर शुरुआत होती है। अगर हम बात करते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसके काल में हुई है, तो धर्मपाल के शासन काल में इनकी शुरुआत होती है। ठीक है। वह 3 बार कन्नौज पर प्रभाव जमाया, लेकिन पहली 2 बार वह गुर्जर प्रतिहारों से पराजित हुआ। मतलब 3 बार इसने कन्नौज पर आक्रमण किया, और कन्नौज पर जब आक्रमण किया 3 बार, तो उसमें से 2 बार जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे, गुर्जर प्रतिहार के वंश के शासकों ने इसको पराजित किया, लेकिन तीसरी बार ये कन्नौज पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और कन्नौज पर जब ये विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो तीसरी बार ये कन्नौज पर लंबे समय तक नियंत्रण बनाने में सफल रहते हैं। यानी कि इसी दौर में त्रिपक्षीय संघर्षों में पालों का पलड़ा यहाँ पर भारी रहा है, जिसमें धर्मपाल की बात करते हैं, क्योंकि धर्मपाल ने तीसरी बार जब कन्नौज को जीता तो लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया कन्नौज पर, और इसी समय इनका पलड़ा यहाँ पर भारी रहा। जैसे गुर्जर प्रतिहार वंशों के साथ में इनका युद्ध हुआ कन्नौज के लिए, तो इनका पलड़ा भारी रहा। अब धर्मपाल की कौन कौन सी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, क्या क्या सांस्कृतिक क्षेत्र में धर्मपाल ने काम किए हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, धर्मपाल धार्मिक दृष्टि से दयालु तो था ही, उदार था, इसलिए उसके राज्य में शैव, वैष्णव या सूर्य पूजक, शाक्त, जैन, बौद्ध, तंत्रावादी सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। वो स्वतंत्रता से यहाँ पर और समानता के साथ में उसके राज्य में रहते थे। लड़ाई झगड़े यहाँ पर नहीं होते थे, स्वतंत्रता के साथ में सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते थे, सबको समानता का अधिकार यहाँ पर दिया गया। यानी लोगों को अपने धर्म के चयन की छूट थी, वे किसी भी धर्म को चुन सकते थे, वो उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते थे। राज्य धर्म के आधार पर दंड या कर या नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं करता था, वह सभी धर्मों का संरक्षण भी करता था। लेकिन बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा संरक्षण यहाँ पर मिला है। अगर हम बात करें धर्मपाल के समय में, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा संरक्षण मिला है। वैसे सभी धर्मों का संरक्षण दिया गया था, लेकिन बौद्ध धर्म को यहाँ पर ज़्यादा संरक्षण मिला है। इसके अंतर्गत बौद्धों की महायान शाखा का भी संरक्षण हुआ है, और इसका सबसे बड़ा केंद्र जो है वो नालंदा है, और नालंदा में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के लोग रहते थे और उनको संरक्षण यहाँ पर ज़्यादा मिला है। लेकिन सबसे ज़्यादा संरक्षण अगर हम बात करें, बौद्धों की महायान शाखा का भी संरक्षण हुआ है और इसका सबसे बड़ा केंद्र नालंदा था, लेकिन सबसे ज़्यादा संरक्षण जो मिला है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा को मिला है। वज्रयान, जैसे महायान शाखा है वो तो नालंदा में रहती थी, लेकिन बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है, उस वज्रयान शाखा को तो देखिए, अभी अभी नए सोर्सों से मेरे को पता चला है कि बौद्ध धर्म की जो शाखा थी
जो बज्रयान वाली शाखा थी, ये मदिरा पान पाखंड वाली चीज़ें हैं, इनमें ज़्यादा विश्वास रखती थी। ठीक है, तो बज्रयानी बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म को उस शाखा के लोग थे जिनका विकास भी मोटे तौर पर इस काल में हुआ है, क्योंकि बज्रयानी लोगों का विकास भी इसके समय हुआ है। तो हम आगे चल करके देखेंगे कि ये जो लोग थे पाखंडों में विश्वास रखते थे बज्रयान वाले, इन्हीं की वजह से बौद्ध धर्म का आगे नाश होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बौद्ध धर्म जब शाक्य धर्म की लोकप्रियता वाले क्षेत्र में पहुंचा, तो वहाँ पर अपना आधार बनाने के लिए बौद्धों ने क्षेत्रीय अनुकूलता का विकास किया, यानी अपने क्षेत्र को अपने अनुकूल बनाया, क्योंकि शाक्त धर्म के लोगों के बीच में जब ये लोकप्रियता बना रहे थे उस क्षेत्र में वहाँ पर पहुँचे, तो क्षेत्रीय अनुकूलता का उन्होंने विकास किया। तंत्रवाद और देवी की महत्ता को अपने धर्म से इन्होंने जोड़ दिया। तो तंत्रवाद का शुरुआत कहाँ से हुआ? जब तंत्रवाद जैसे बज्रयान शाखा के लोग हैं, तंत्रवाद में विश्वास कहाँ से करने लगे? क्योंकि जब ये गए थे कहाँ पर, शाक्त धर्म की लोकप्रियता वाले क्षेत्र में गए थे, क्योंकि वहाँ पर ऐसी जगह पर गए थे जहाँ पर शाक्त धर्म की लोकप्रियता थी। तो वहाँ पर अपना आधार बनाने के लिए बौद्धों ने अपनी क्षेत्र में क्षेत्रीय अनुकूलता का विकास किया, तंत्रवाद और देवी की महत्ता को अपने धर्म में जोड़ दिया। इसके तहत तारा बुद्ध के साथ संयुक्त किया गया है। जो तारा है, तारा को, जो तारा हम आसमान में देखते हैं, तारा को बुद्ध के साथ संयुक्त किया गया और उन्हें भी बुद्ध की शक्ति बताया गया। जैसे कि पार्वती को शिव की शक्ति बताया गया है, उसी तरीके से तारा को बुद्ध के साथ में जोड़ा गया। उसने बज्रयान धर्म की धारा को फैलाने के लिए विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी। बज्रयान धर्म की धारा को फैलाने के लिए उन्होंने क्या किया? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके लिए की गई थी? ये की गई थी बज्रयान धर्म की धारा को फैलाने के लिए। और यह एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके तहत बज्रयान धर्म की शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्रधानता दी जाती थी। और कुछ समय के लिए यह नालंदा विश्वविद्यालय के बराबर की गुणवत्ता वाला शिक्षण संस्थान बन गया था। जो आपका विक्रमशिला महाविद्यालय है, वो नालंदा के बराबर उतनी अच्छी क्वालिटी में ये शिक्षा देने वाला बन गया था, क्योंकि बज्रयान धर्म की शिक्षा को सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती थी। यानी कि उस समय भारत में दुनिया के 2 सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय थे, एक तो विक्रमशिला और एक नालंदा। तो धर्मपाल ने बौद्ध धर्म के प्रसार के तहत बज्रयानी बौद्ध धर्म को नेपाल और तिब्बत के क्षेत्र में भी फैलाया। और तिब्बत में पद्मसंभव ने पहली बार बज्रयान धर्म को फैलाया। फिर बाद में अतीश दीपांकर ने वहाँ बज्रयानी धर्म के प्रसार में काफ़ी योगदान दिया था, जिनका नाम था अतीश दीपांकर। उन्होंने भी वहाँ पर तिब्बत में जो आपका बौद्ध धर्म की बज्रयान शाखा है, बज्रयान धर्म, उनको फैलाया। धर्मपाल का काल स्थापत्य और कला की दृष्टि से भी अति उल्लेखनीय है। स्थापत्य के तहत विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सोमपुरी विश्वविद्यालय है बांग्लादेश में। सोमपुरी विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इनकी संरचना की गई है। इसके अतिरिक्त मूर्तिकला और चित्रकला आदि क्षेत्रों में भी यह काल है विशेष रूप से जाना जाता है। मूर्तिकला के अंतर्गत हम देखें, मूर्तिकला में जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो पत्थर की मूर्तियां बनाई गई है, धातु की भी इस काल में मूर्तियां बनाई गई हैं और मिट्टी की मूर्तियों का भी यहाँ पर निर्माण हुआ है। और चित्रकला के तहत यहाँ पर लघु चित्रकला की शुरुआत की गई थी। कौन सी चित्रकला की शुरुआत की गई? यहाँ पर लघु चित्रकला की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर निष्कर्ष जो है वो इस तरीके से निकलता है कि यह कहा जा सकता है कि धर्मपाल अपने युग के भारत के सबसे महान शासकों में से एक था और हम उसे बंगाल के इतिहास का सबसे महान शासक भी कह सकते हैं, जो ना सिर्फ बड़े साम्राज्य पर शासन किया बल्कि उसने बंगाल में औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों की उन्नति को भी बढ़ावा दिया। उसका काल सांस्कृतिक स्तर पर कई तरह की उपलब्धियों को दिखाता है, परिपूर्णता को दिखाता है। शिक्षा को उनके द्वारा दिया गया संरक्षण सबसे ऐतिहासिक महत्व का है, क्योंकि शिक्षा को उन्होंने संरक्षण दिया और जिसके कारण उसे हम अति दुर्लभ शासकों की श्रेणी में भी रख सकते हैं। उसके बाद में आता है देवपाल। एक योग्य पिता का एक योग्य पुत्र था देवपाल। तो धर्मपाल के बाद में आता है देवपाल। तो ये धर्मपाल का बेटा था, योग्य था धर्मपाल भी, तो उसका पुत्र था ये देवपाल, तो ये भी योग्य था। वह धर्मपाल की उपलब्धियों को बनाए रखा, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष में पालों का प्रभुत्व है देवपाल के काल तक यहाँ पर बना रहा था। वह प्रतिहार राजा मीर भोज को हराया। देवपाल ने
जो प्रतिहार राजा है मिहिर भोज, इसको यहाँ पर हराया। सांस्कृतिक क्षेत्र में उसने धर्मपाल के कार्य का पोषण और संवर्धन किया, यानी कि वह भी धार्मिक रूप से उदार था, लेकिन बौद्ध धर्म को ज़्यादा संरक्षण देता था। और उसके काल में कला, स्थापत्य और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई है। और अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र शासक के निवेदन पर, दक्षिण पूर्वी एशिया के एक शासक थे शैलेंद्र शासक, तो शैलेंद्र शासक के निवेदन पर उसने वहाँ पर आकर के शिक्षा प्राप्त करने वाले नालंदा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवासीय परिसर के यानी हॉस्टल के निर्माण में भूमि प्रदान की थी। देवपाल के बाद में पाल साम्राज्य पतन की ओर मुड़ गया था और लगभग 140 वर्षों तक इसकी स्थिति है वो डमाडोल ही रही है उसके बाद में। और इसके पश्चात 11वीं सदी में हम देखें महिपाल ने पालों को फिर से सशक्त बनाया था। 11वीं सदी में एक और शासक हुआ है यहाँ पर महिपाल, तो उसने थोड़ी बहुत स्थिति को थोड़ा मजबूत किया। महिपाल ने फिर से सशक्त बनाया और उसके माध्यम से पालों को जो ऊर्जा मिली उसके कारण उसे पाल वंश का हम दूसरा संस्थापक कहते हैं महिपाल की वजह से, क्योंकि इसको पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। हालांकि इसके काल में दक्षिण के चोल राजा राजेंद्र प्रथम का बंगाल पर हमला हुआ। जब ये महिपाल थे तो चोल शासक थे। चोल शासक कौन थे? राजेंद्र प्रथम है, ये बंगाल पर आक्रमण करते हैं महिपाल के समय। और चोल स्रोतों में राजेंद्र प्रथम को इस युद्ध का विजेता माना गया है। जो चोल के जो ग्रंथ लिखे हैं चोल साम्राज्य में या चोलों के जो स्रोत हैं उसमें बताया गया है कि इस युद्ध में राजेंद्र प्रथम की जीत हुई थी। जब बंगाल पर राजेंद्र प्रथम ने शासन किया उस समय महिपाल है बंगाल पर शासक कर रहे थे। तो इस वंश का अंतिम उल्लेखनीय जो शासक था वो हम बात करें कि रामपाल यहाँ पर अंतिम उल्लेखनीय शासक था, जिसके बारे में हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वो है रामपाल चरित। रामपाल चरित में हमें ये जानकारी मिलती है कि ये पाल वंशों का अंतिम शासक था वो था रामपाल। तो बाकी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी एज ए ऑडियो फॉर्मेट में आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। धन्यवाद।